अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम, संजीदा और तल्ख़ मसले पर बात करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे ख़वातीन और तालिबात की तालीम के ऊपर, ख़ुसूसन हमारे माशरे पाकिस्तान के अंदर तालिबात की और ख़वातीन की तालीम की कितनी अहमियत है और हमारा ओवरऑल बतौर सोसाइटी इसके मतलब क्या रवैया है। हमने अमूमन यहाँ पर देखा है कि तालिबात की तालीम के बारे में यहाँ पे मल्टीपल लोगों के एक रवैये देखने में मिलते हैं। एक रवैया तो वो है जो समझते हैं कि सबसे मोतबर है, जहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं रखते, वो बेटा हो बेटी हो, दोनों की तालीम और तरबियत के मामले में यकसुई के साथ बराबरी की बुनियाद पर उनको पढ़ाते हैं और मौक़े फ़राहम करते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली इनकी तादाद काफ़ी कम है। दूसरी तरफ वो इसके एंटी कंट्रेरी एक लोगों का सोच है जो ये समझते हैं कि ख़वातीन की तालीम तो होनी ही नहीं चाहिए, उनको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बहुत ही ख़तरनाक रवैया है। बीच में 3-4 रवैये कुछ ऐसे भी हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं जो कुछ कि बच्चों की तालीम जो है, ख़ासतौर तालिबात की तालीम, ख़वातीन की तालीम जो है वो मैक्सिमम मिडल या मैट्रिक तक होनी चाहिए, ताकि उनको अपना नाम लिखना आ जाए, पढ़ना लिखना आ जाए थोड़ा बहुत, तो इससे ज़्यादा उनको पढ़ा के करना भी क्या है, अगले घर भेजना है तो उसको इतना ही बहुत इनफ है। इसके बाद एक और किस्म आती है, एक और सोच यहाँ पर पाई जाती है जो बच्चों की तालीम के मामले में फ़र्क रखते हैं। तालिबात अपनी बेटियों के मामले में वो कोशिश करते हैं कि कम अखराजात वाले प्राइवेट स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल में उनको दाखिल करवाया जाए, जबकि इसके बरक्स अपने बेटों को वो समझते हैं कि बेहतर अखराजात वाले या एक अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर उनको तालीम से आरास्ता किया जाए। और पाँचवीं और आखिरी जो किस्म है, जो इन तमाम कैटेगरी के अंदर कुछ मॉडरेट कह सकते हैं उसको हम, वो ये है कि वो ये समझते हैं, वो स्टार्ट में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को मसावी तालीम के मौके फ़राहम करते हैं। अपनी माली गुंजाइश के मुताबिक, माली हालात के मुताबिक वो समझते हैं कि जिस स्कूल में वो अफोर्ड करते हैं वहाँ पे उनको यकसा तालीमी मौके फ़राहम करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जैसी किसी माली मुश्किलात के तहत कोई जॉब का प्रॉब्लम आ गया, अगर माली मुश्किलात आ जाती हैं, तो जब उनको फिर अखराजात को मैनेज करना पड़ता है तो पहला कट फिर भी वो लोग अपनी बेटियों की तालीम पर लगाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि बेटी को उस प्राइवेट स्कूल से निकाल कर कंपैरेटिवली कम अखराजात वाले स्कूल में दाखिल करवा दें, या फिर उस स्कूल में दाखिल करवा दें जो सरकारी हो, जहाँ पर किताबें मुफ्त मिलती हों, जहाँ पर कोई अखराजात ना हो। हमें स्कूल चलाते हुए एजुकेशन फील्ड के अंदर कोई 20-22 साल का अरसा हो गया है। इस अरसे में हमने एक सिंगल केस ऐसा हमने ऑब्ज़र्व नहीं किया जहाँ पर कोई पेरेंट हमारे पास आया हो, उसने कहा जी कि मेरे हालात डिस्टर्ब हो गए हैं, माली हालात की मुश्किलात के बायस मैं अपने बेटी को यहाँ पे कंटिन्यू करवाऊँगा और बेटे को स्कूल से डिसकंटिन्यू करवाऊँगा। हमेशा ये हुआ है, कोई कहता है कि बेटा यहाँ पढ़ेगा, आपके पास हालात ख़राब हो चुके हैं, अब इसलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ से निकाल कर किसी प्राइवेट कम अखराजात वाले स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में उसको एडमिट करवाऊँगा। चाहे उसकी तालीम और तरबियत के मामलात बेटे और बेटी के जैसे भी हों, तो वो हमेशा पहला कट जो है बिला तफरीक वो पहले बेटी पर लगाता है। ये नहीं देखता कि बेटी पढ़ाई में कैसी जा रही है या बेटा पढ़ाई में कैसा जा रहा है। तो ये एक सुलगती हुई और तल्ख़ हकीकत है जिस पर आमतौर पर लोग बात करने से भी अवॉइड करते हैं और इस रवैये को एडमिट करने से भी अवॉइड करते हैं। तो आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद अफजल साहब। इनसे पूछते हैं कि इस सारे ओवरऑल मामले के ऊपर वो क्या राय रखते हैं। जी मसूद साहब, जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ये बहुत अलग है, और अगर आप गौर करें इस पूरे माशरे के अंदर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मल्टीपल, जैसे आपने बात की भी है कि मल्टीपल कल्चर्स पाए जाते हैं। उसके पीछे एक वजूहात है। दरअसल ये जो हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो पिछड़ा हुआ समाज है, शौरी तौर पर पस्त है। क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत सारा माइग्रेशन हुई, उस माइग्रेशन से यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र के लोग थे या मुख्तलिफ कल्चर के जो लोग थे वो यहाँ पर रहना शुरू हुए, तो एक वो कहते हैं कि एडवांस कल्चर यहाँ डेवलप नहीं हो सका। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो है अनइवन और कंबाइंड डेवलपमेंट हुई, यानी कि मुश्तरका और नाहमवार तरक्की। मतलब यहाँ पर एक तरफ तो आप देखें कि मोबाइल फ़ोन जो है वो आम हो गया और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सरायत कर गई, लेकिन उस तरफ यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो शऊर है, वो उस तरह से एडवांस नहीं हो सका। जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो समाजी तकसीम है, अगर आप देखें कि मुझे याद आ रहा है कि 2020 के अंदर जो सनफ़ी तकसीम जो थी, जो जिसे आप कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी के अंदर जो पाकिस्तान का नंबर था 151 के ऊपर था, और 2 साल के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, इससे जो माशी हालात डिस्टर्ब हुए, जैसे आपने बात की भी है, तो उसके बाद अब हम 153 नंबर पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास साथ 3 ममालिक और हैं, मतलब इसमें यमन आता है, इसके बाद इराक़ आता है, उसके बाद फिर आपका अफ़गानिस्तान आता है। और अभी मुझे कल एक दोस्त बता रहे थे कि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करके 2 नंबर ऊपर चला गया, मतलब अफ़गानिस्तान के बाद जो पाकिस्तान है वो उसका नंबर आता है। और अब देखें कि अफ़गानिस्तान की बात करें या इराक़ की बात करें या इसकी यमन की बात करें, वो एक वॉर कंसिडर कंट्रीज़ कहलाए जाते हैं। वहाँ पर जंगी हालात हैं, वहाँ पर औरत का जो है वो मामला। और फिर एक और मज़े की बात इसके अंदर कल्चर भी है। और दूसरी एक और देखें कि
तीनों मुसलमान, 4 मुसलमान ममालिक, और ये हम उस उम्मत के उम्मती उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी करते हैं जहाँ ये कहा जाता है कि जो बेटियाँ हैं वो रहमत हैं, और ये कहा गया है कि औरत को पढ़ाएंगे तो आप ख़ानदान पढ़ो। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप देखें कि अगर एक औरत को पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो ख़ानदान को पढ़ाना है, क्योंकि माँ जो है वो पहली दरसगाह है, पहली उसकी जो गोद है, क्योंकि वालिद तो सारा दिन अपनी मसरूफियात की वजह से बाहर होता है, लेकिन जो यहाँ पर माएँ हैं वो उसको संभालती हैं, उसकी केयर करती हैं। और आप देखें अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो कहने का मतलब ये है कि अगर माँ पढ़ी लिखी है और उसको शऊर है तो मैं समझता हूँ एक सुघड़ खातून जो है, एक बाकरदार खातून जो है, एक बाकरदार जो माँ है, वो ही एक बाशऊर नस्ल जो है पैदा कर सकती है। और यहाँ पर अलमिया ये है कि 50% जो कहा जाता है, वैसे तो कहा जाता है कि ये 51% ख़वातीन है, लेकिन मैं नहीं समझता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तकसीम मौजूद है, खुराक के अंदर भी, सेहत के अंदर भी जो अखराजात किए जाते हैं तो उसमें कमेटिवली जो औरतों के ऊपर अखराजात हैं वो कम किए जाते हैं और जो मर्दों के ऊपर ज़्यादा किए जाते हैं। और उसमें भी कहा जाए तो 50% कम अज़ कम पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और अगर हम उनको घर बैठा देंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हम यहाँ पर तरक्की जो है वो कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज माशी हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अगर ख़तून साथ खड़ी नहीं होती तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर एक और वहाँ पर बड़ा मिथ यहाँ पर पाई जाती है वो ये है कि कहा जाता है कि औरत कमज़ोर है, औरत बाशऊर नहीं होती, औरत को ज़रा समझ नहीं होती। ऐसा नहीं है। हालांकि आप देखें कि मेडिकली चीज़ें साबित चुकी हैं कि जो औरत है, जो मर्द है, उसके जो जीन्स हैं, जो उसके जो न्यूरो ग्रोथ है वो एक जैसी होती है और उसके अंदर आप फ़र्क नहीं कर सकते। अगर आप किसी खातून को भी बराबर मुनासिब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, उसको मुनासिब माहौल देंगे तो वो भी बिल्कुल शाना बशाना मर्द की तरह खड़ी हो सकती है। आज आप देखें कि जो औरत है वो आज ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर जो है मौजूद है। मतलब अगर आप देखें आज औरत स्पेस के अंदर मौजूद है, आज औरत साइंसदान है, आज औरत जो है वो गोताखोर है, और आज औरत देखें वो एथलीट है। और इवन यहाँ पे जो कहा जाता है मिथ है कि औरत बड़ी कमज़ोर होती है और जो जूडो कराटे सीखती हैं, और अगर आप यकीन करें उसका एक कराटा भी जो बड़ा ताकतवर यहाँ मर्द बना फिरता है तो उसको एक लगा दे, उसको उठा ना जाए उससे। कि मतलब यहाँ पर औरत हर मैदान में मौजूद है, लेकिन यहाँ हमारे समाज के अंदर उसको जो है वो पीछे धकेला जाता है। यहाँ तक कि आप ये देखें कि इस समाज के अंदर बेटा होता है या बेटी होती है तो आप उसमें फ़र्क भी देखें कि उमूमी तौर पर जब बेटा होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, फंक्शन किए जाते हैं और ख्वाजा सरा लाए जाते हैं और उसके ऊपर वो डांस वगैरह होता है। लेकिन जब बेटी होती है तो फिर उस तरह से यहाँ पर खामोशी तारी हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा चेंज ज़रूर आ रहा है, कुछ ना कुछ हद तक स्टडीज़ की वजह से लोग थोड़ा से बाशऊर हो रहे हैं। लेकिन अब ये देखें कि मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बेटा की अहमियत है उस तरह यहाँ पर बेटी की भी उस तरह ही अहमियत है, क्योंकि वो उस तरह ही अपने फील्ड में काम कर सकते हैं जिस तरह कोई भी मर्द जो है वो अपना जो है वो काम कर सकता है। और एक आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अक्सर हमारे पास वालिदैन आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ट्यूशन का बड़ा मसला है, हम घर में क्योंकि मदर पढ़ी लिखी नहीं है और मैं खुद बाहर होता हूँ तो मैं उसको पढ़ाने का बड़ा मसला बनता है। तो फिर वो कहते हैं ट्यूशन वगैरह जो है वो हमें बताएं कहाँ ट्यूशन रखवाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप गौर करें कि अगर आप एक बच्ची को पढ़ाएंगे, जो आज की बच्ची है वो कल की माँ है, और अगर वो माँ पढ़ी लिखी है तो फिर उसको उसकी बच्चों को, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, उसको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। उसको किसी घर पे नहीं जाना पड़ेगा कि भी मुझे थोड़े से ये ट्यूशन दे दें, मुझे मेरी डायरी मुकम्मल करवा दें, तो वो खुद से चीज़ों को जो है वो हैंडल कर सकती है। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर हम अपने मज़हब के लिहाज से देखें मसूद साहब, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े। फिर इस तरह एक जगह पर इरशाद फरमाया आपने कि एक तालिब इल्म की कलम की स्याही एक शहीद के खून से ज़्यादा अफजल है। वहाँ पर कहीं बात नहीं की गई कि ये सिर्फ लड़कों की बात हो रही है, लड़कियों की बात नहीं हो रही, ओवरऑल बात की गई। इसी तरह ही जब जंग उहद में बहुत सारे जो काफरीन थे उनको गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त एक आम रवायत थी कि उनको या तो कत्ल किया जाता था या उनको ग़ुलाम बनाया जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई एक ट्रेडिशन कायम किया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं और उसके बदले में हम आपको आज़ादी देंगे। डेफिनेटली वो जो लोग थे वो मुसलमान नहीं थे, उनको जो तालीम थी उन्होंने कोई इस्लामी तालीमात नहीं देनी थी, उन्होंने वही तालीमात जो उस वक्त की राइज थी वो देनी थी। तो उसके बदले में उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं, हम आपको आज़ाद करेंगे। तो उसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया कि लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाएं, लड़कियों को ना सिखाएं। तो एक तो ये बात, और सबसे बड़ा यहाँ पर जो एक सोसाइटी के अंदर तज़ाद पाया जाता है इसके हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा कि हमारे माशरे में हम तो लोग समझते हैं कि इलाज मुआवजे की जहाँ पर बात होती है ख़वातीन के ख़ास तौर पर, तो ये कहा जाता है कि ख़वातीन का इलाज मुआवजा जो है वो ख़वातीन डॉक्टर से ही करवाया जाए। ऑपरेट का मामला है तो ख़वातीन डॉक्टर से ही, सर्जन से ही करवाया जाए। लेकिन तज़ाद इस बात पर है कि जहाँ पर एक तरफ ख़वातीन की तालीम पर ज़ोर नहीं दिया जाता, उनको तालीम से अधूरा रखा जाता है, दूर रखा जाता है, और एक तरफ हम कहते हैं कि अपने बच्चों की जो इलाज मुआवजे के मामलात हैं वो ख़वातीन से करवाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उनको तालीम भी ना दिलवाएं, तो डॉक्टर कैसे पैदा करेंगे और कैसे इलाज मुआवजा ख़वातीन से करवाएंगे? इस मामले पर ओवरऑल बात कीजिएगा।
जी, बहुत शुक्रिया। असल में आप देखें, मैं पहले ही बात कर चुका कि दरअसल जो हमारा माशरा है वो एक पिछड़ा हुआ समाज है और शौरी तौर पर ये काफ़ी पस्त है। और यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो मोस्टली सीना बसीना यहाँ पर मुंतकिल हुई हैं, और यानी कि उस तरह से जानकारी नहीं है हमारी, इवन हमारी मज़हब के ऊपर भी उस तरह जानकारी नहीं है, हम साइंस के बारे में जानकारी नहीं रखते। यहाँ पर सुनी सुनाई बात पर ज़्यादा यकीन किया जाता है। और यहाँ तक ये जो मिसाल दी जाती है कि चीन के हवाले से कि अभी आप चीन तक सफ़र करें अगर आपको इल्म हासिल करना है, तो वो चीन एक मकूले के तौर पर, मतलब उस वक्त चीन दूसरे से वजूद तो नहीं रखता था, हाँ, लेकिन उसमें सेंस में था कि मतलब ये था कि आप हाँ तालीम के लिए आपको जितनी भी मुश्किलात या तगोदो करनी पड़ती है वो करें, क्योंकि तालीम बहुत ज़रूरी है। और कहा गया कि तालीम जो है वो जो है असल में मैं समझता हूँ कि भी जैसे का जेवर यहाँ पे एक आम मकूला है कि औरत जो है का जेवर जो है वो जो ज्वेलरी है उसका जेवर होता है। मैं समझता हूँ कि तालीम जो है उसका असल में जेवर है। और जैसे आपने बात की कि ये दोहरा म्यार है, यहाँ पर एक तरफ हम यहाँ पर्दों की बात करते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजना, हम कहते हैं कि उनको पढ़ाना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम वही लोग ये बात कह रहे होते हैं कि भी जब हम गायनी का इशू, अब गायनी ज़ाहिर बात है कोई मर्द नहीं कर सकता उस तरह से, दुनिया में होता है लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ फैमिलीज़ के इशूज़ हैं। तो यहाँ पर गायनी का मामला अगर आपने हैंडल करना है तो ज़ाहिर है यहाँ पर फीमेल चाहिए। फिर आपने सर्जरी करवानी है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हो सकती हैं, कोई इस तरह के इशूज़ हो सकते हैं। अगर आप उसका कोई इलाज करवाना चाहते हैं तो फिर आपको लाज़मी तौर पर आप चाहते हैं कि फ़ीमेल्स के ज़रिए ही उसका इलाज हो। तो उस ट्रीटमेंट के लिए फिर ज़रूरी है कि हम पहले ये ट्रीटमेंट करें कि जो बच्चों की तालीम है, बच्चों की तालीम पर फोकस करें, ना कि हम ये करें कि पहले हम लड़कों को ऊपर लेके जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटों की तालीम की अहमियत नहीं लाज़मी तौर पर, लेकिन हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अक्सर जैसे अभी बात कर रहे थे आप कि यहाँ पर केसेस आते हैं, तो मैं अक्सर वालिदैन से कहता हूँ कि देखें, अगर आप तो वालिदैन है और एज ए पेरेंट मैं समझता हूँ कि हमें बराबर तोलना चाहिए, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। इवन यहाँ पर तो बेटों में फ़र्क भी रखा जाता है कि यहाँ प्राइवेट आजकल बड़ा ट्रेंड है कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, उसका मेरिट नहीं आता तो वो लोग उसके ऊपर प्राइवेट खर्च करते हैं और किसी एक बेटे के ऊपर। और यहाँ पे केस आपको पता है स्कूल में भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने एक बेटे को अपनी जो 2-4 एकड़ ज़मीन थी उसको सेल करके उसको पढ़ा, प्राइवेट मेडिकली उसको मेडिकल करवा दिया, उसको इंजीनियरिंग करवा दी, लेकिन अब उसके पास बाकी उसके 3 बेटे हैं, उसके लिए उनके पास गुंजाइश ही नहीं। अब ये देखें, मैं समझता हूँ कि ये मैं वालिदैन से कहता हूँ कि आप तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा तज़ाद खड़ा करके जा रहे हैं कि आपने एक बेटे को पढ़ा लिया है, उसके ऊपर खर्च कर दिया है, अब बाकी 3 बच्चों के लिए आपके पास गुंजाइश नहीं है, उसमें पैसे नहीं है, उसमें सरमायाकारी नहीं है कि आप लगा सकें। और उसके रिजल्ट में वो बच्चों का आपस में भी, हाँ बिल्कुल, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान एक तौसब खड़ा हो जाएगा। वो कहेंगे कल आपको, आपके बच्चे आपको कहेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इवन वो अपने भाई को कहेंगे जो पढ़ा लिखा होगा, उसका जो मेडिकल कर चुका होगा, उसको कहेंगे भाई तुम्हारे वाला साहब ने तो आपके लिए खर्च किया है, हमारे तो कुछ नहीं किया उसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमें बैलेंस देखना चाहिए। गुंजाइश नहीं है, माशी तौर पर कमज़ोर हैं, तो ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर ही हो, गवर्नमेंट सेक्टर, लेकिन सबके लिए एक जैसा हो। आप बेटा है बेटी है उसको एक जैसा उसको प्रोटोकॉल दें, उसको एक जैसी सहूलियत प्रोवाइड करें। आप जैसे मैं कहता हूँ कि मैदान लगा दें, सामने मैदान है, उसके अंदर ग्राउंड के अंदर आप सब बच्चों को एक जैसा मौका देते भागने का। जो ज़्यादा अच्छा भागने वाला होगा, अच्छी दौड़ लगा सकता है, जिसका स्टेमिना ज़्यादा है, वो आगे निकल जाएगा लाजमी तौर पर, जिसका नहीं वो पीछे रह जाएगा। कहना मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हम ख़वातीन की एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी ख़वातीन की ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। उनके बहुत सारे और मामलात हैं जो हम ख़वातीन के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं, हमारे समाज में ऐसे मौजूद है। तो फिर ज़रूरी है कि हम ख़वातीन को, बच्चियों के ऊपर भरपूर फोकस करें, उनको पढ़ाएँ और उनको उतना दें जितना आप अपने बेटे को जो दे रहे हैं, कि आप बराबर जो आपके वसाइल हैं उनको बराबर तकसीम करें, इनमें फ़र्क रखना नहीं चाहिए। ये मजहबी लिहाज से भी यही बनता है, समाजी लिहाज से भी यही बनता है, कल्चर के लिहाज से भी यही बनता है। और अगर हम बात करें यहाँ की सकाफ़त की तो फिर वहाँ पे भी यही बनता है कि औरत आज शाना बशाना हर जगह पर खड़ी है, तो उसको बराबर मौके देने चाहिए। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने बहुत एक अहम सोसाइटी के मामले के ऊपर, हमारे ओवरऑल रवैये के ऊपर एक बात की, बहुत कंसाइज़ करके मुख्तसर बात की। वक्त की किल्लत की वजह से कोशिश करेंगे इसको बात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मसूद साहब आपका भी, बड़ी भरपूर आपने गुफ्तगू की। और इस मामले में अगर आप जो नाजरीन है कोई अपनी राय रखते हैं, तजावीज़ रखते हैं, अपना इजहार करना चाहते हैं, तो कमेंट्स के अंदर बिल्कुल जिक्र कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम अपना फ़ोन नंबर्स भी डाल देंगे, आप बराह रास्त हमसे बात भी कर सकते हैं। तो अगर हमें ये वीडियो आपकी अच्छी लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर द लर्निंग हाउस। तब तक नेक्स्ट सेशन तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।